Good morning, students. Today we are with one of the most easiest chapter of your syllabus, that is your chapter 14 Natural Resources. ठीक है, हम इस चैप्टर के साथ आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जनरली एयर है, वाटर है, सॉइल है और उनका पोल्यूशन किस तरीके से काज करता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, कुछ एक बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। दो बेसिक कंसेप्ट आपके ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन, इन टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं आज के। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचर की वो प्रोडक्ट्स जिन्हें मैन अपने बेनिफिट्स के लिए या अपनी ज़रूरतें पूरा करने के लिए यूज़ कर सकता है। नेचर के वो सारे प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एग्जॉस्टिबल एंड नॉन एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो ओवर कंजप्शन के बाद वो ख़त्म हो सकते हैं, जैसे कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में वो आते हैं जिन्हें हम कितना ही कंज्यूम करें, हम उनकी क्वालिटी तो अल्टर कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें टोटली ख़त्म नहीं कर सकते, जैसे एयर है, सनलाइट है, वाटर है, सॉइल है, एक्सेट्रा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं एयर से। एयर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस, जो कि अर्थ के अराउंड एक एनवलप बनाता है और उस एनवलप को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, एयर के यूजेस क्या क्या होते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है? एयर में ऑक्सीजन होती है जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रेस्पिरेशन के लिए। इवन अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को बर्न करना चाहते हैं या जो हमारी बर्निंग है, जैसे जो हमारी फूड की कुकिंग है, ठीक है, हम इसी को सबसे बेसिक लेके चलते हैं। बिना गर्म किए हम खाना या बिना आग जलाए खाना नहीं पका सकते, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑक्सीजन है वो जनरली जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करती है एयर, क्योंकि एयर है वो कॉन्टिन्यूसली ब्लो करती रहती है। जैसे जैसे अर्थ की सरफेस पे टेम्परेचर अल्टर करता है, अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग एयर है उसका प्रेशर एंड डेंसिटी है वो भी अल्टर करती है। और एयर है वो अपने हायर प्रेशर, यानी कि हाई प्रेशर वहाँ होगा जहाँ उसके कोल्डर रीजन्स होंगे, तो कोल्डर रीजन से हाई प्रेशर के साथ एयर जो है हॉट रीजन जहाँ लो प्रेशर है वहाँ तक वो ट्रेवल करती है। तो एयर का इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन तक ट्रेवल करना ही क्या कहलाता है? उसका एयर का ब्लो करना, जो कि जेंटल ब्रीज से लेके स्टॉर्म्स तक कॉज करती है। वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। जैसे जैसे एयर ब्लो करती है तो एयर के अंदर वाटर के वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे वो वेपर्स कोल्डर रीजन्स के टच में आते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं और वो रेन में रिजल्ट होते हैं। एयर में ही CO2 प्रेजेंट होती है जिसको प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं। एयर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसकी एक प्रॉपर कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना ज़रूरी है। उस कंसंट्रेशन में क्या आता है कि मैक्सिमम कंपोजिशन है वो नाइट्रोजन की है जो कि अप्रोक्स 78 है, उसके बाद ऑक्सीजन है जो कि 21 है, बचा हुआ 1% है वो मिलकर जो हमारे बाकी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो सकती है, वाटर वेपर होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे मिलकर, या दूसरी और गैसेस हैं, आर्गन है वगैरह वगैरह, ये सारे मिलकर बचा हुआ 1% है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो एयर की इसी कॉम्पोजिशन को अगर मेंटेन रहती है तो हमारी एयर है वो सेफ़ है। लेकिन हमारे क्या है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं या हमारी जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से एयर की क्वालिटी है वो बहुत स्पॉइल हो चुकी है, जिसको कि हम जनरली एयर पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। एयर पोल्यूशन जनरली किस किस वजह से होता है? जैसे इंडस्ट्रीज़ एंड ऑटोमोबाइल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ में जनरली कोल है वो बर्न होता है, ठीक है, ऑटोमोबाइल है वो जनरली पेट्रोलियम को यूज़ करते हैं। तो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग है वो हमेशा अगर कंप्लीट बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ कुछ एक और गैसेज हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो सकती है, उसमें नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हो सकती हैं, ठीक है, ये सब रिलीज़ करती है। और इनके साथ ही वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ जुड़कर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, वो भी रिलीज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब
किस में रिजल्ट होते हैं, सारे एयर में ही जाते हैं तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं। डोमेस्टिक में जैसे हम घरों में उपले जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, वो भी क्या करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन्स एंड बाकी और टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो रिलीज़ करते हैं, जो अल्टीमेटली एयर में ही जाते हैं और उसकी क्वालिटी को अल्टर करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिसोर्स है हमारा वो है वाटर। वाटर है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का से बनता है, जो कि 16:1 में मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग वो जब कंबाइन करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। वाटर है वो एक कलरलेस, इनके वाटर का कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, पीएच उसकी न्यूट्रल होती है, एक लिक्विड होता है, ठीक है। वाटर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि वाटर है जितने भी लिविंग वर्ल्ड में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उन सब के लिए एक आइडियल सॉल्वेंट की तरह काम करता है, क्योंकि जो बेस प्रोवाइड करता है उसमें वाटर का हर जगह रोल होता है। इवन हमारे सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी 70% है वो वाटर ही होता है। तो हम यहाँ वाटर की नेसेसिटी है वो यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम वाटर है डेली यूज़ में जैसे कि ड्रिंकिंग है, ठीक है, बाथ के लिए है या वॉशिंग है, क्लीनिंग है, इन सब के लिए हम जो भी वाटर है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जैसे इंडस्ट्रियल यूज़, इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत सारे केमिकल्स हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए या मशीन्स हैं उनका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी जो वाटर है उसको यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। अब वाटर है उसकी क्वालिटी रेगुलर कंजप्शन की वजह से या उसमें रेगुलर पॉल्यूटेंट्स हैं वो डिस्चार्ज करने की वजह से उसकी क्वालिटी जो है वो ख़राब हो रही है। यूजेबल फ्रेश वाटर की बात करें जिसे हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जनरली किस किस वजह से होता है, जैसे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो जनरली फैक्ट्रीज़ हैं, वो जो भी वहाँ से केमिकल वेस्ट निकलता है उसे बिना ट्रीट किए डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज कर देते हैं। एक तो उस वेस्ट का टेम्परेचर हाई होता है तो इसकी वजह से वाटर बॉडीज़ हैं उनका भी टेम्परेचर बढ़ता है और एक्वाटिक लाइफ है उसके लिए एक थ्रेट है वो जनरेट होता है और उसकी डेथ तक हो सकती है, ठीक है। तो एक तो ये हमें इस तरीके से नुकसान करता है। दूसरा, उसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो केमिकल्स क्या करते हैं, वाटर को और पॉल्यूट करते हैं और बहुत सारे डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट जैसे हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट है, जनरली जैसे हमारा किचन से वाटर है या हम कपड़े धोते हैं वो पानी जाता है, नहाते हैं वो, उस सब में डिटर्जेंट्स की कहीं ना कहीं मिक्सिंग होती है, सोप्स की कहीं ना कहीं मिक्सिंग होती है, जो अल्टीमेटली क्या होते हैं, केमिकल्स ही होते हैं और वो भी कहाँ जाता है, हमारा अल्टीमेटली वाटर बॉडीज़ में ही जाता है, जो कि उन्हें पोल्यूट करता है और उन्हें हाईली केमिकल से कंसनट्रेटेड है वो कर देता है, जो कि उसके बाद यूजेबल नहीं रहता है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, जिन्हें हम स्प्रे करते हैं अपने खेतों में, वो अल्टीमेटली लीच करते हुए सॉइल के थ्रू वाटर टेबल में जाके मिल जाते हैं और हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसे भी हम पोल्यूट कर रहे हैं। सॉइल, सॉइल क्या है, हमारी जो अर्थ है उसकी सबसे अपर मोस्ट लेयर जो कि मिनरल्स में रिच होती है वो सॉइल कहलाती है। सॉइल कैसे बनती है, जैसे सन है, सन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा रॉक्स का, ये जनरली है रॉक्स के डिग्रेडेशन से बनती है। जैसे जैसे रॉक्स डिग्रेड होती हैं उनका डिग्रेडेशन है वही क्या बनाता है, सॉइल बनाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से रॉक्स हैं वो गर्म होंगी, गर्म होने उसके पार्टिकल्स थोड़ा लूज़ होंगे, वो लूज़ पार्टिकल्स पे जब भी कोई सब्सटेंस जैसे हैवी रेन है वो एक्ट करती है तो उस वाटर के थ्रू या विंड, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं उनके थ्रू या इवन कुछ एक माइक्रोब्स हैं जिसे हम जनरली लाइकन्स बोलते हैं, जिनमें कि फंगस और एल्गी है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फंगस और एल्गी का एसोसिएशन होते हैं ये, तो ये फंगस है ये अपने एसिड्स इन रॉक्स पे रिलीज़ करती है जिसकी वजह से भी रॉक्स है वो धीरे धीरे टूटती हैं। तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये और बहुत लंबे टाइम के बाद इन सब के कंबाइंड एक्शन से जब रॉक्स डिग्रेड होती हैं तब जाके हमारी सॉइल है वो बनती है, ठीक है। यानी कि सॉइल इतने टाइम बनता है, इसको लगता है इसको बनने में, तो सोचिए हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है ये। क्यों इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सॉइल है वो रिजर्वायर है। रिजर्वायर यानी कि जहाँ अबंडेंटली प्रेजेंट हैं, स्टोर्ड है, क्या स्टोर्ड है, मिनरल्स।
प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स क्या है, पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, फूड के सोर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर प्लांट्स हैं उन्हें प्रॉपरली मिनरल्स मिलेंगे तो प्लांट्स हेल्दी होंगे, तो वो उतनी ही उनकी हेल्दी रेट होगी फोटोसिंथेसिस की, और उतना ही हमारे लिए फूड है वो अवेलेबल करा पाएंगे। लेकिन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की मिक्सिंग होने से सॉयल में क्या है कि जो सॉयल है उसकी क्वालिटी अल्टर हो रही है, और वो केमिकल्स इन प्लांट्स के थ्रू हम तक भी पहुंच रहे हैं और बहुत सारी डिजीज़ हैं वो कोज कर रहे हैं। सॉयल में इन्हीं केमिकल सब्सटेंसेस का, टॉक्सिक सब्सटेंसेस का मिलना सॉयल पॉल्यूशन कहलाता है। किस किस वजह से होता है, जैसे इंडस्ट्रीज से, केमिकल इंडस्ट्रीज से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है उसे अगर हम डायरेक्ट फील्ड्स में या ओपन में कहीं भी सॉयल के कांटेक्ट में उसे छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, सारे केमिकल्स सॉयल में ही लीच करते हैं और सॉयल पोल्यूशन है वो कॉज करते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट में भी जनरली नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जिसमें कि पॉलीथीन एंड प्लास्टिक्स अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, वो सॉइल को पोल्यूट करते हैं। ये कभी भी सॉइल में या नेचर में डिग्रेड नहीं होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल को पोल्यूट करते हैं, ये सॉइल के साथ साथ वाटर को भी पोल्यूट करते हैं। इवन अगर हम इन्हें बर्न करते हैं तो भी ये डिग्रेड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, कम्प्लीटली बर्न नहीं होते, बट इनकी बर्निंग से एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक और पंजेंट स्मेल वाली गैसेस हैं वो रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा जो हम वाइडली यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और अल्टीमेटली ये सॉइल में एज सच प्रेजेंट रहते हैं, और उस सॉइल में इनके जो रेगुलर यूज़ है वो सॉइल में इनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, जो अल्टीमेटली सॉइल पॉल्यूशन में रिजल्ट होता है। ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन के साथ साथ सॉइल को एक और नुकसान जो हम पहुंचा रहे हैं वो होता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल की जो टॉप मोस्ट मिनरल रिच फर्टाइल लेयर है उसका रिमूव हो जाना, यानी कि उसका अपने प्लेस से हट जाना। ये किस वजह से है? जनरली सबसे जो इसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम फॉरेस्ट हैं उनको रेगुलर कट कर रहे हैं, पेड़ों को हम रेगुलर कट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या है कि ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं वो सॉइल को बाउंड करके रखते हैं अपने रूट्स की हेल्प से, तो उससे सॉइल है वो फ्लो नहीं कर पाती वहाँ से। और दूसरा जो ट्रीज़ हैं वो विंड एंड जो वाटर करंट है उसको भी एक हिंड्रेंस उसमें कॉज करते हैं, उसको भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उसकी वेलोसिटी है या स्पीड है उसे कम करते हैं, तो इस वजह से भी सॉइल है वो रिमूव नहीं हो पाती है। लेकिन फॉरेस्ट की कटिंग होने की वजह से ना तो कोई विंड में रेजिस्टेंस है, ना ही कोई फ्लड्स है, यानी कि जो वाटर करंट है उसके फ्लो में कहीं कोई हिंड्रेंस आती है, और वो कॉन्टिन्यूसली अपनी बढ़ती स्पीड के साथ चलता है और अपने साथ सॉइल के टॉप लेयर है उसे भी ले जाता है, जो कि जनरली सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल इरोजन है वो अल्टीमेटली रिजल्ट होता है बैरन लैंड में, यानी कि लॉस्ट ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, तो इन सारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं हमें इनकी प्रॉपर क्वालिटी है वो मेंटेन रखने की ज़रूरत है ताकि लिविंग वर्ल्ड है वो प्रॉपरली चलता रहे, हमारे पास ये रिसोर्सेज प्लेंटी में प्रेजेंट रहें और हम इन्हें कॉन्टीन्यूसली अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकें। ठीक है, अगर हम इन्हें इसी तरीके से यूज़ करते रहे और इसी तरीके से इनको ख़राब करते रहे तो एक टाइम वो आएगा जब हमारे पास सांस लेने के लिए बिल्कुल फ्रेश एयर नहीं होगी, पीने के लिए पानी नहीं होगा, इवन हमारे पास एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए सॉइल भी नहीं बचेगी, लैंड पार्ट्स नहीं बचेंगे, बिकॉज हमने सब कुछ पोल्यूट कर दिया है। तो इसीलिए इस फील्ड में थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है, थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे आप पानी है उसको जितना हो सके कम से कम यूज़ करें। आप शावर की बजाय बकेट यूज़ कर सकते हैं नहाने के लिए। अगर आपको कम प्यास लगी है या आप सिर्फ जैसे घर से बाहर निकलने से पहले हम जनरली पानी पीते हैं, इस पर्पज़ से पानी पी रहे हैं, तो आप जितना आपको ज़रूरत है आप उतना ही पानी लें। ठीक है, इसके साथ साथ जितना हो सके
सके आप जो भी वेस्ट है उसको जलाने की बजाय अगर वो बायोडिग्रेडेबल है तो आप उसे डग करके बरी कर सकते हैं, या अगर वो रिसाइकिल हो सकता है तो आप उसे रिसाइकिल सेंटर तक भेज सकते हैं। उनको एज सच फेंकने या जलाने की बजाय उनके अल्टरनेटिव सोर्सेज हैं उनके बारे में सोचिए, खुद भी अवेयर होइए और अपने आस पड़ोस में सबको अवेयर कीजिए। आपके एजुकेशन का तभी कोई मतलब है जब आप में अवेयरनेस आती है। अगर आप अपने सराउंडिंग के लिए अवेयर ही नहीं हैं और ना ही आप दूसरों को अवेयर करने के कैपेबल हैं तो आपकी एजुकेशन का यहाँ कोई मतलब नहीं रह जाता। तो एजुकेशन का उसका सबसे मेन मोटिव जो है वो अवेयरनेस लाना होता है, ठीक है। इसीलिए ये चैप्टर्स जो जनरल अवेयरनेस के जो चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में है वो इंक्लूड किए जाते हैं ताकि आप लोग खुद भी अवेयर हो सकें इस चीज़ों के बारे में अपने इसी फेज़ में, और आगे अपन लाइफ पूरी लाइफ आप उन रूल्स को फॉलो करें, अपने लिए जो आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं अवेयर होके, और अपने आस पड़ोस में भी जो भी आपके नॉन वंस हैं उनको भी आप अवेयर कर सकें, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कुछ एक बायो जियो केमिकल साइकिल्स पर, यानी कि जो मिनरल्स हैं जनरली जो सॉलिड्स में हो सकते हैं, गैसेस की फॉर्म में होते हैं, उनका नेचर एंड लिविंग वर्ल्ड में एक साइक्लिक सर्कुलेशन जो है वो हमारे बायो जियो केमिकल साइकिल्स कहलाता है। इसमें जनरली हम कुछ एक बेसिक साइकिल्स जैसे वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, इन साइकिल्स को हम यहाँ जो है कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वाटर साइकिल की, जो कि नेचर में वाटर का कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन है, ठीक है, वो वाटर साइकिल कहलाता है। वाटर साइकिल है वो स्टार्ट होता है इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन क्या हुआ, वाटर है वो हीट अप होगा यानी कि गर्म होगा, ठीक है, और वो वेपर की फॉर्म में आएगा। वेपर है वो क्या होगा, हल्के होंगे तो वो ऊपर उठेंगे और क्लाउड्स बनाएंगे। क्लाउड्स हैं, जैसे ही ये क्लाउड्स माउंटेन से पास ओवर होंगे तो क्या होगा, ये कंडेंस होंगे। जैसे ही ये कंडेंस होंगे तो इसमें क्या होगा, जो ये हैं हमारे रेन की फॉर्म में नीचे आएंगे, ठीक है। तो वाटर का वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना कहलाता है इवेपोरेशन, ठीक है, यानी कि वाटर है उसका वाटर से वेपर यानी कि लिक्विड से गैसेस फेज में जाना। वेपर्स हैं उनका क्लाउड्स में कन्वर्ट होना कहलाता है कंडेंसेशन। और जब क्लाउड्स अल्टीमेटली रेन की फॉर्म में आते हैं, यानी कि क्लाउड्स जब और ज़्यादा कंडेंस होते हैं और रेन कॉज करते हैं तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन। यानी कि वाटर साइकिल है उसमें 3 स्टेप्स को आपको जनरली एक्सप्लेन करना है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन के रिजल्ट में वेपर्स बनेंगे, कंडेंसेशन के रिजल्ट में क्लाउड्स हैं वो बनते हैं, और रेन है वो प्रेसिपिटेशन में क्लाउड्स हैं वो रेन, हेल स्टोन्स या स्नो इसकी फॉर्म में वापस अर्थ पे आते हैं। और वो वाटर जैसे ही रेन होती है वो वाटर अल्टीमेटली फिर से या तो ग्राउंड वाटर में चला जाता है या सरफेस वाटर में। सरफेस वाटर में है तो डायरेक्ट सन की रेज से वो फिर से इवेपोरेट होगा। अगर वो ग्राउंड वाटर में जाता है तो प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपिरेट करते हैं, ठीक है, या एनिमल्स हैं उनमें ट्रांसपिरेट या रेस्पिरेशन के थ्रू वाटर है वो लॉस होता है और अल्टीमेटली वो वेपर की फॉर्म में फिर से वही क्लाउड बनाएगा, फिर क्लाउड वही रेन की फॉर्म में आएंगे। तो ये तीनों स्टेप हैं एक साइक्लिक वे में चलते रहते हैं और मिलकर हमारा वाटर साइकिल है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, यानी कि नाइट्रोजन है उसका एटमॉस्फेयर में या जो एटमॉस्फेयर और लिविंग वर्ल्ड है उसमें एक कंप्लीट सर्कुलेशन में चलना वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल है वो जनरली स्टार्ट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से, ठीक है, जो कि कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ये माइक्रोब्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें या तो नाइट्रोजन का अमोनिया में कन्वर्जन हो सकता है। नाइट्रोजन जब अमोनिया में कन्वर्ट होती है तो इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन जब नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होती है तो इसे नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है।
अमोनिया है वो फर्दर आगे नाइट्राइट में कन्वर्ट हो सकता है, नाइट्राइट है वो फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। और नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया इन सबको यूज़ करते हैं प्लांट्स, यानी कि वो इन्हें एब्जॉर्ब करेंगे। प्लांट्स से फूड जाता है एनिमल्स में, एनिमल्स हैं उसे इधर अमोनिया और यूरिया के फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, जो भी क्या होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, और वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा फिर से सॉइल में, सॉइल से फिर से इन प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। या जब हम इनको बर्न करते हैं तो भी वो नाइट्रोजन ऑक्साइड से उनकी फॉर्म में होगा और अल्टीमेटली कहाँ चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। केमिकल इंडस्ट्रीज़ है या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, जो नाइट्रोजन है उसके जो फ्यूल्स की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, या जैसे जनरली प्लांट पार्ट्स हैं उनको हम फ्यूल के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स हैं जैसे नाइट्राइट्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, उनसे नाइट्रोजन है वो रिमूव होती है, जिसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं हम। और डीनाइट्रिफिकेशन नाइट्रोजन है वो अल्टीमेटली कहाँ चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। यानी कि नाइट्रोजन साइकिल है उसमें जनरली स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन में होता है नाइट्रोजन का यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना, यानी कि नाइट्रोजन का किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ, एलिमेंट के साथ एडअप होना और दूसरे नाइट्रोजन कंपाउंड बनाना, जो कि जनरली इन्वॉल्व करता है अमोनिया को, नाइट्राइट्स हैं उनको, ठीक है, और नाइट्रेट्स को, ठीक है। नाइट्रेट्स हैं इन सबको प्लांट्स है वो यूज़ करते हैं। प्लांट से ये एनिमल्स में जाते हैं, और जब एनिमल्स हैं उनका वेस्ट है या प्लांट्स पार्ट्स जो डीके हो रहे हैं सॉइल में वो है, इन सब के थ्रू ये फिर से सॉइल में चले जाते हैं। या हम एनिमल्स को या प्लांट पार्ट्स को जब बर्न करते हैं, उन्हें जलाते हैं, तो ये नाइट्रेट्स क्या होते हैं फिर से जैसे ये जलते हैं तो इनसे नाइट्रोजन है वो रिमूव हो जाती है, और इन कंपाउंड से नाइट्रोजन का रिमूवल है वो कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और डीनाइट्रिफिकेशन के बाद नाइट्रोजन है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, यानी कि नाइट्रिफिकेशन के थ्रू नाइट्रोजन है वो ऐड होती है लिविंग वर्ल्ड में, और डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू वो फिर से वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कार्बन साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन है हर एक लिविंग सेल का हिस्सा है कार्बन, ठीक है। और जो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन है हमारी बॉडी में या हमारे किसी भी पर्टिकुलर लिविंग वर्ल्ड में जो मैक्सिमम कॉम्पोजिशन है वो कार्बन की ही होती है, ठीक है। कार्बन एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट्स से एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, इनकी फूड बनाते हैं। फूड जनरली क्या होता है ग्लूकोज, जो कि C6H12O6, तो C6 है वो कार्बन के ही तो 6 एटम्स हैं इसमें, ठीक है। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ते हैं। फूड है उसको कौन लेता है, या तो एनिमल्स उससे कंज्यूम कर रहे हैं उस फूड को, या वो प्लांट के पार्ट्स हैं पेट्रोलियम की फॉर्म में स्टोर हो रहे हैं, या वो प्लांट के पार्ट हैं वो कोल बना रहे हैं, यानी कि प्लांट के पार्ट जो बरी हो गए हैं सॉइल में इनके एक्शंस की वजह से, वो सब क्या कहलाते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल बनाते हैं, जो कि कोल एंड पेट्रोलियम होता है। जब बहुत टाइम पास हो जाता है और उसके साथ ही ये जो हमारे ये सब्सटेंसेस बनते हैं, ये क्या कहलाते हैं फिर फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं, कि उनमें एनर्जी है, कार्बन है वो एज सच स्टोर रह गई है और वो हाई एनर्जी सोर्स बनाती है, ठीक है। तो कोल पेट्रोलियम बना सकती है। इसके अलावा कार्बन एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो जैसे ही रेन के या वाटर के कनेक्शन में आती है तो वो कार्बोनेट्स भी बना सकती है, और कार्बोनेट है वो लाइमस्टोन की फॉर्म में जो है प्रिजर्व हो जाते हैं। और जैसे लाइमस्टोन है इनका डिग्रेडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। कोयला जब जलता है तो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। पेट्रोलियम जब जलेगा तो फिर से इसमें एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, ठीक है। अब प्लांट से जो एनिमल्स ले रहे हैं उनके भी क्या फेट होंगे, एक तो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो रिस्पायर करेंगे। अगर वो रिस्पायर करेंगे तो भी क्या होगा, प्लांट्स है वो जो CO2 रिलीज करेंगे वो भी एटमॉस्फेयर में, एनिमल्स रिस्पायर करेंगे तो भी एटमॉस्फेयर में जाएगा।
एनिमल्स के जो पार्ट्स हैं प्रिजर्व रह जाते हैं, जो अर्थ की सरफेसेस के बीच में बरी हो जाते हैं किसी भी रीज़न से, वो फिर फर्दर फॉसिल फ्यूल बनाएंगे, ये जलेंगे तो भी कार्बन डाइऑक्साइड वापस नेचर में। इसके अलावा एनिमल्स, कुछ एक एनिमल्स हैं कार्बन को कार्बोनेट्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है, वो उनकी शेल कहलाती है। जब ये शेल डिग्रेड होती हैं तो वो भी कहाँ जाएगा अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में और लिविंग वर्ल्ड में कार्बन का एक साइक्लिक जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है, जो कि कार्बन साइकिल कहलाता है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उसको हम रेस्पायर करते हैं, प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, ठीक है। एनिमल्स ने, प्लांट्स ने रेस्पायर किया, CO2 उसे प्रोड्यूस किया, ठीक है। एनिमल वर्ल्ड में हालांकि ऑक्सीजन है वो रेस्पिरेशन में CO2 की फॉर्म में रिलीज हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ मिलकर कहीं ना कहीं वाटर भी बनाती है, ठीक है। वाटर है वो फोटोसिंथेसिस में यूज अप हो जाता है। फोटोसिंथेसिस में जब यूज होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, और फोटोसिंथेसिस की बाई प्रोडक्ट क्या रहती है, ऑक्सीजन। यानी कि प्लांट्स हैं फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो इसके लिए रॉ मटेरियल होते हैं। वाटर है वो इनमें बायोकेमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट में रिलीज होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में निकलता है, और इन दोनों को फोटोसिंथेसिस है वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करता है, और फोटोसिंथेसिस है वो अपने बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन उसको वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। तो एटमॉस्फेयर और लिविंग वर्ल्ड में ऑक्सीजन का जो साइक्लिक सर्कुलेशन है वो ऑक्सीजन साइकिल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं, ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओजोन डिप्लीशन क्या होता है, डिप्लीट होना यानी कि उसका डिस्ट्रॉय हो जाना। ओजोन डिप्लीशन है वो एक पर्टिकुलर रीजन में ओजोन लेयर जो है उसकी थिकनेस का कम होना है। ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही है एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से, जनरली CFCs की वजह से, ठीक है। अब ये जो थिनिंग है ओजोन की, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 5 ईयर के गैप के बाद ओजोन है उसकी थिनिंग का रीज़न है वो शो किया गया, जो कि अल्टीमेटली टाइम के साथ है वो बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत कम रीजन में ओजोन है उसकी थिकनेस है वो बहुत कम थिकनेस कम हुई थी, ठीक है। 1985 में यही थिकनेस बढ़कर सराउंडिंग में फैलना शुरू हो गई, और सेंट्रल रीजन में बहुत ज़्यादा थिक होने की वजह से UV रेज हैं वो एंटर करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद 1990 में ये जो थिनिंग है ये और ज़्यादा रीजन तक फैलने लगी, और सेंट्रल रीजन की जो थिनिंग है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है, जिससे और ज़्यादा UV रेज हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगी। तो ओजोन थिन हो रही है, कोई बात नहीं, हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज ओजोन है जो सन से आने वाली हार्मफुल UV रेडिएशंस हैं जो कि लीथल होती हैं, म्यूटेशन कॉज करती हैं और कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके साथ साथ ये कैटरैक्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कैटरैक्ट होता है जो आई हमारा कॉर्निया है, कॉर्निया का रप्चर हो जाना, उसके लिए भी ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। आई डिसऑर्डर होता है कैटरैक्ट, ठीक है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। UV रेज को ये एब्जॉर्ब करती हैं और उसे वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में उन्हें एंटर नहीं करने देती, ठीक है। ओजोन क्यों डिप्लीट हो रही है, ठीक है। सबसे पहले ओजोन है बनती कैसे है, ओजोन है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के टूटने से बनती है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे UV रेडिएशन एक्ट करेंगी, वो 2 ऑक्सीजन एटम्स बनाएगा, फिर यही एक ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है और ओजोन लेयर है वो बनाता है, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीट कैसे होती है, क्लोरीन रिलीजिंग कंपाउंड से, यानी कि ओजोन डिप्लीशन के लिए जो सबसे मेजरली रिस्पॉन्सिबल हैं वो हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके साथ ही हम रेफ्रिजरेटर्स हैं या हमारे जो एयर कंडीशनर हैं उनमें जो हम रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करते हैं, जो उनका जो कंप्रेसर है उसमें जनरली यूज़ किए जाते हैं, वो इस पर्टिकुलर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं। और एक फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है कि वो कभी भी साइलेंट
नहीं होता है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। अगर ये फ्री रेडिकल सिर्फ एक फ्री रेडिकल के साथ बाइंड होगा तो ही ये साइलेंट होते हैं, अदरवाइज ये एक्टिव रहते हैं। और ये फ्री रेडिकल ओजोन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करते हैं और उसे स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल है, इसे तो स्प्लिट कर देगा बट खुद एज सच निकल जाएगा, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये रिएक्शन तब तक चलती रहती है जब तक उसे कोई फ्री रेडिकल नहीं मिल जाता बाइंड होने के लिए। यानी कि जैसे इसने एक ओजोन को डिप्लीट कर दिया, इसके बाद ये नेक्स्ट ओजोन मॉलिक्यूल पे एक्ट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट ओजोन मॉलिक्यूल पे, इस तरह से उसे डिप्लीट करता चलता है जब तक ये किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ बाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ओजोन है, हम CFCs है उसकी प्रोडक्शन को कम करके हम ओजोन है उसे ईजिली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है कि अर्थ की सरफेस का गर्म होना, लगातार अर्थ की सरफेस है वो गर्म हो रही है हर साल। किस वजह से हो रही है? बढ़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से, जनरली CO2 की वजह से। CO2 की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो हीटिंग कॉज करने वाली रेडिएशन है सन की, इंफ्रारेड रेज एंड माइक्रोवेव्स, वो इसे एंटर तो कर सकती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। यानी कि एक बार अगर वो एंटर कर जाएं तो उन्हें फिर से बाहर रिलीज़ करना इम्पॉसिबल होता है CO2 की हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से। और ये इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स है, ये हीटिंग इफ़ेक्ट काज करती हैं। तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पेनिट्रेशन की वजह से अर्थ का सरफेस टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है हर साल, ठीक है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं। और यह जनरली ग्लोबल वार्मिंग के नाम से पॉपुलर है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का रिज़ल्ट है, ठीक है। इसके जनरल इफ़ेक्ट्स क्या है? एक तो अर्थ का टेम्परेचर है वो साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से क्या है, रेन है वो बहुत कम हो गई है। रेन के साथ साथ स्नोफॉल है वो भी कम हो गया है। पहले जैसे ही विंटर स्टार्ट होती थी स्नोफॉल स्टार्ट हो जाता है, और अब तो बिल्कुल जैसे पीक पे होती हैं विंटर्स तो भी स्नोफॉल है बहुत कम होता है। दूसरा, ग्लेशियर्स हैं वो बहुत फास्ट रेट पर मेल्ट हो रहे हैं। अगर ये ग्लेशियर इसी तरीके से मेल्ट होते रहे और स्नोफॉल या रेन है वो बिल्कुल कम होता चला तो अल्टीमेटली हमारे पास फ्रेश वाटर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। बिकॉज यही क्या है, हमारे फ्रेश वाटर के लिए अल्टीमेट सोर्सेज हैं हमारे पास। हमें ग्लेशियर्स पिघलते हैं, वो पानी रिवर्स में आता है और उसी के थ्रू हमें क्या मिलता है, ये फ्रेश वाटर मिलता है। दूसरा, अगर ग्लेशियर एकदम से सारे इतनी सी फास्ट रेट पर मेल्ट होते रहे तो हर जगह सिर्फ पानी ही पानी होगा, पूरी लैंड है उसको वाटर है वो कवर कर लेगा, ठीक है, और लाइफ है वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो अपनी जो लाइफ है या अर्थ है इस पर लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए हमें इन पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स हैं उन्हें कम करने की ज़रूरत है। तो ये भी आपका जनरल अवेयरनेस में आते हैं कि हम जो ओजोन है उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में दूसरों को अवेयर करें, और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है या हम जो पॉल्यूशन कॉज कर रहे हैं उसको हम कम से कम करें ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकें। अगर हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ रहेगा तो ही हम सेफ़ रहेंगे, अगर एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे।